हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, ये चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये पार्ट नंबर 4 है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं और ये कौन सी सीरीज़ चल रही है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज़ चल रही है। तो इसको आपको जो भी नीट और आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं उनको देखना है और जो सीबीएसई का एग्ज़ाम देंगे उनको देखना है। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके नीट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें लगभग 85% जितने क्वेश्चन आएंगे आप प्रॉपर कर लोगे। बस इसके साथ इतना याद रखना है कि इसके साथ एक बार PYQ लगा लेंगे इस सीरीज़ होने के बाद में। ये फर्स्ट स्टेप सीरीज़ है। इसके बाद सेकंड स्टेप सीरीज़ चलाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी होगी और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे और एक्स्ट्रा भी चीज़ें होंगी। थर्ड स्टेप सीरीज़ एनसीईआरटी कैसे होती है? थर्ड स्टेप सीरीज़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा जितना चीज़ें कर सकते हैं हम वो भी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और ये पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब बच्चों पढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में शुरू करते हैं। एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या है? एरिल हैलाइड ये नज़र आ रहा है, ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल, यानी कि NU माइनस आता था और Cl को क्या करता था? Cl को निकाल देता था, मगर नहीं निकाल पा रहा। क्यों नहीं निकाल पा रहा? उसके कई सारे रीज़न हैं, आप समझ लो। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का क्या मतलब बता रहे हैं? रेजोनेंस मतलब कि ये देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास। ठीक है, इन हेलो एरिन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। तो रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो कॉन्जुगेशन आपने कैसे देखा होगा? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर में कॉन्जुगेशन हो रहा है। एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। तो आपके पास ये NU माइनस न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कूद जाता है। तो अब तो ये इसका मतलब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया भाई। जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ये क्लोरीन को तो हटाना था ना पहले, तो ये बॉन्ड टूटना था। अब तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ये देखो, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे समझ लो, तो ये निगेटिव कहाँ आया? जब ये निगेटिव यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड, ये क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे कूद गया। ठीक है, और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आए थे ऑर्थो पोजीशन पे, ये यहाँ पे कूद गए, यानी कि यहाँ आ गए, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो अब यहाँ पर कूदेगा, ये नेगेटिव। अब ये इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको। अब ये बताओ, इन चारों में डबल बॉन्ड तो नज़र आ रहा है ना क्लोरीन और कार्बन के बीच में। ये अब ये कैसे इजीली तो नहीं टूट सकता जब न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर ए पार्शियल। पहले आप एक चीज पॉइंट और समझ लो, आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि ये जो निगेटिव चार्ज आया है ये एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आया, ठीक, यहाँ मेटा पे तो नहीं दिखा, ये फिर आया पैरा पे, ये देखो पैरा पे आया, इसके बाद फिर ऑर्थो, मतलब केवल निगेटिव चार्ज यानी कि ऑर्थो पर और पैरा पर काम कर रहा है, ये देखा आपने। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा NU माइनस आएगा, ठीक है, अब वो कहाँ पर अटैक करेगा? अब आप ये बताओ, ये तो रिपल्शन होगा ना, ये निगेटिव आ गया NU माइनस, और ये NU माइनस ये देखो निगेटिव ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी। ठीक है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। मेटा पे निगेटिव चार्ज नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा एक और इंपॉर्टेंट बात, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर ए पार्शियल बॉन्ड करेक्टर। ये पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आ गया ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरिन इज डिफिकल्ट देन हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में CH3Cl ये आराम से टूट जाता था, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस ये चुपचाप आ जाता था, तो CH3OH ये बन जाता था हेलो एल्केन। देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लेस क्या है? रिएक्टिव है। अब आपने एक चीज़ देखी, अगर ये निगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है और निगेटिव चार्ज पैरा पर आ रहा है, अगर ऑर्थो पे या पैरा पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला अगर ग्रुप लगा दें तो ये क्लोरीन, इससे जो ये जो क्लोरीन नीचे गया था, डबल बॉन्ड आया था, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा था ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहा था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को कोई खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे, तो ये चांस है कि क्लोरीन हट सकता है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आगे हम पढ़ेंगे भी। दूसरा रीजन, पहला रीजन तो था रेजोनेंस, बट डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, है ना। अब दूसरा है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब देखो ये कार्बन है, ये X है, हेलोजन है। तो जब आप पहले देख रहे थे तो वो तो 4 बॉन्ड बना रहा था, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? बॉन्ड तो 4 बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था उसमें sp3। यहाँ 4 नहीं, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड कार्बन है। In haloalkane, the carbon atom attached to halogen is sp3 hybridized, while in case of haloarine, the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized। अब ये क्या, इससे क्या दिक्कत है? इससे ये दिक्कत है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद ए ग्रेटर s करेक्टर। इसमें कितने? sp2 sp3, ठीक है। तो इसमें s करेक्टर कितने हो गए? इसमें हो गए 25%, ठीक है। sp2 कार्बन में कितना होगा? sp2 कार्बन जो है, यानी कि 2 p के 1 3, यानी कि 33% s करेक्टर हो गया sp2 में, ठीक। इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जितना ज़्यादा परसेंट s करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ C कार्बन और X बॉन्ड, यानी हेलोजन बॉन्ड, मोर टाइटली देन sp3। तो sp2 वाला अच्छे से, ये sp2 हो गया तो ये अच्छे से sp2 हो गया, ये अच्छे से, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होती है, अच्छे से टाइट करके रखता है बॉन्ड को। और sp3 हाइब्रिडाइज, जो नॉर्मल में sp3 था, CH3 में जो ये वाला बॉन्ड था, ये कार्बन जो था sp3 इन हेलोएल्केन विद लेस s करेक्टर। तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन हेलोएल्कीन इन 177 पिकोमीटर, व अगर हेलोएरिन की बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ घट जाती है जब कार्बन क्लोरीन की 177 है, और एक ये बेंजीन वाला कार्बन है और उसमें क्लोरीन की ये है 169, तो ये छोटी हो गई, मतलब मजबूत हो गई। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, छोटे वाले बॉन्ड को तोड़ना क्या है, भारी है, देन ए लॉन्ग बॉन्ड, देयरफॉर हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब फिनाइल का जो कैटायन बनेगा ना, इन केस ऑफ हेलोएरिन द फिनाइल कैटायन बनता है। फिनाइल मतलब ये बेंजीन रिंग वाला, ये फिनाइल कैटायन। तो कैटायन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज नहीं होगा, देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। और चौथा पॉइंट क्या? बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन भी होता है, इट इज़ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। तो ये क्या कह रहे हैं जनाब, एक बार बताओ, एक तो ये तुम्हारा बेंजीन है, इस पे तो अपने में वैसे ही पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऊपर से आप कह रहे हो कि भैया न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन वाला ही इस पे कैसे अटैक कर लेगा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, इसका मतलब। अब अगर आपको बिल्कुल ही है कि भैया रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप करना ही है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये NaOH का सॉल्यूशन है एक्वस, एट टेम्परेचर 623 केल्विन, 623 केल्विन एंड ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंडीशन रखी एसिटिक मीडियम में। ये देखो H+ भी है, बाद में H+ भी ले लिया हमने, और ये क्या बन जाएगा, ये जनाब हटेंगे क्लोरीन और ये OH आ जाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2, मैंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रख दो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ये, और कभी यहाँ रहे थे कभी यहाँ रहे थे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रख दिया आपने NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा था रिंग में, ये तो रिंग में दे रहा था ना कि लो भाई रिंग में निगेटिव लो, अब निगेटिव ही कैसे अटैक करेगा, लेकिन इसको अगर करने के लिए अगर NO2, ये थोड़े से ये फालतू की चीज़ें आई, निगेटिव चीज़ आई, और निगेटिव को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये निगेटिविटी आई, NO2 एब्जॉर्ब करने वाला आ गया ग्रुप ना, इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये OH, ये OH जो है ये क्या आएगा, क्लोरीन हट जाएगा, ये बन जाएगा। और 2 लगा दिए, वाह, अगर 1 लगाया था
तो 443 केल्विन ज़रूरत हो रही थी, और 2 लगाए तो 368 केल्विन पर रिएक्शन हो रही है, और ये क्लोरीन हट जाते हैं और OH आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ज़रा, हाँ ये क्लोरीन है, और निगेटिव चार्ज एक तो यहाँ आ रहा था, एक निगेटिव यहाँ आ रहा था, एक यहाँ आ रहा था। अब तीनों पे इन्होंने लगा दिए, तो बड़े प्यार से हल्का सा गर्म करो पानी की प्रेजेंस में, और ये NO2 तो लगे हुए हैं, OH आराम से हो जाएगा। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये 3 जहाँ जहाँ अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ये निगेटिविटी दे रहा था। अब एक बार बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक दोस्त आ जाए जो निगेटिविटी दे रहा है, ठीक है, और तुम्हारी ज़िंदगी में 3 दोस्त ऐसे हैं जो निगेटिविटी तुम्हारी दूर करते हैं। तो कोई सुबह मिला, इसने ले लिया निगेटिविटी थोड़ी सी, तो दूसरा मिला, इसने ले ली निगेटिविटी दोपहर में, कोई शाम में मिलना है, थोड़ी सी निगेटिविटी इसने ले ली, तो निगेटिविटी सारी ख़त्म हो गई तुम्हारी, ये जो क्लोरीन दे रहा था। अब आराम से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ रिप्लेस हो सकती है, बुराई चीज़ अच्छाई से, OH। The effect is pronounced when NO2 group is introduced at ortho and para position. However, no effect on reactivity of haloarine is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. अब मेटा पोजीशन पे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? मेटा पोजीशन पे ये क्लोरीन जो थे ना, ये मेटा पोजीशन पे इफेक्ट डाल ही नहीं रहे थे, ये केवल ऑर्थो पे डाल रहे थे, एक पैरा पे डाल रहे थे, ये ऑर्थो हो ही गया, ये डाल रहे थे, और यहीं पे तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यहीं पर तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यहीं पर लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ये लगा दिया, तो अब Cl हटा और OH आया। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म नहीं करनी, कुछ भी देखनी, बस हल्का सा चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये निगेटिव, ये NO2 इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा था, ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहा था, ठीक है। ये देखो ऑर्थो पे लगा दिया इन्होंने, ये देखो है ना, तो ऑर्थो पे लगा दिया, ये मैकेनिज्म है। ये मेटा पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये मेटा पे है, मेटा पे निगेटिव आया ही नहीं, मेटा पे निगेटिव आया ही नहीं, केवल ऑर्थो पर आएगा निगेटिव चार्ज और पैरा पर आएगा, ठीक है। बस तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आराम से हो रही है, बस इतना करो, और फालतू का लो, ये थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी। हाँ, क्या कह रही हैं? Can you think why does NO2 group show its effect only at ortho and para position पे, not at meta position पे नहीं कर रहा? As shown in the presence of nitro group, ortho and para position withdraw electron density. तो ortho और para position पे क्या हो रहा है, withdraw the electron density हो रही है from the benzene ring. तो ये जब ortho और para पे लगा तो क्या हुआ, यहाँ ऑर्थो पे लगा और पैरा पे लगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगा तो इसने निगेटिविटी खींच ली, अपने पास निगेटिविटी खींच ली, ठीक है। यही बात बताई गई है। द कार्बेनाइन थस फॉर्मड स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, द नेगेटिव चार्ज अपीयर एट ऑर्थो और पैरा पे दिखा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन सब्सटेंस। किसके द्वारा स्टेबलाइज हो गया? जो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखा ऑर्थो पे पैरा पे, तो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा लिया, तो उसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को। While in case of meta nitrobenzene, none of the resonating structure bear the negative। अब आपने निगेटिव, एक बार बताओ, अब आपने ये निगेटिव लगा, NO2 ग्रुप लगा दिया मेटा पे, और निगेटिव चार्ज तो केवल यहाँ पर आ रहा था, या यहाँ पर आ रहा था ऑर्थो पे पैरा पे, या फिर इधर आ रहा था, और मेटा पे आ नहीं रहा था, तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ पॉजिटिव का, ठीक है। मतलब आपने एक पॉजिटिव इंसान दोस्त बना तो लिया, जो तुम्हारी ज़िंदगी में निगेटिविटी थी, मगर आप उससे ना मिलते हो ना बात करते हो, बस तो फिर क्या फ़ायदा? तो समझ लो, ऐसे ही कुछ समझ लो, ठीक। अब रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो भैया ये तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, तो ये बेंजीन रिंग है, ये मान लो क्लोरोबेंजीन, ये बताएं क्या, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है भैया, ये बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन की होती है, ये डबल बॉन्ड होती है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे तो E+ आराम से रिएक्ट कर लेगा। तो भाई कैसे करेगा, जरा देख लो एक बार, ये देखो बेंजीन रिंग है, और ये Cl2 आया जनाब, तो Cl2 से ये FeCl3 है ना, FeCl3, ये क्या है, ये है लुईस एसिड। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, FeCl4 निगेटिव और Cl पॉजिटिव बन जाता है। क्यों? ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये Cl और Cl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई सा क्लोरीन FeCl3 के प्रेजेंस में निकल के भाग जाता है, और Cl- और FeCl3 मतलब FeCl4- बना लेते हैं, और Cl+ निकल जाता है, ठीक। चलो,
तो Cl प्लस आया तो क्लोरीन, ये क्या आ गया, क्लोरीन यहाँ से Cl प्लस निकला और ये इसने 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बना दिया है ना, ये बैठो ये, और ये पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 प्लस चिपकता है तो ये NO2 आ गया, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये माइनर है और ये पैरा वाला, ये दो ग्रुप हैं बड़े बड़े तो थोड़ा सा रिपल्शन होता है, तो अपना पैरा वाला क्या हो जाता है, बढ़िया से चल जाता है। सल्फोनेशन, ये देखो क्लोरीबेंजीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप ध्यान रखोगे SO3H, बस बहुत ज़्यादा डीप में मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, SO3H आएगा और चिपक जाएगा ऑर्थो पे पैरा पे। माइनर ये है ऑर्थो वाला और मेजर हो गया पैरा वाला। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो हमने पढ़ी भी है, क्या है ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन पर ये क्या है, ये ग्रुप चिपका हुआ है CH3Cl, तो आप AlCl3 की प्रेजेंस में ये AlCl4 माइनस ये CH3Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, AlCl3 से करके AlCl4 बना देता है, AlCl4 माइनस बन जाता है तो CH3 प्लस अटैच हो जाता है, तो ये ऑर्थो पे हो जाएगा और ये पैरा पे हो जाएगा। तो मेजर कौन सा हो गया, पैरा वाला हो गया। यहाँ पर CH3COCl, तो ये CH प्लस वाला ये CH3 ये रिएक्ट करता है तो COC एसिटाइल ग्रुप 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, COCH3 ये मेजर वाला हो गया, पैरा वाला। ठीक है बच्चों, चलो एक अब आप कहोगे सर आपने बीच में थोड़ी सी थ्योरी छुटवा दी, फिर आप कहोगे ये दो थ्योरी हैं तो हम पढ़ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो एरीन अंडरगो द यूजुअल, जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाते हैं ऑफ बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैं दोबारा से बता दूं, हेलोजिनेशन में क्या होता है, Cl प्लस ऐड हो जाता है, ठीक। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 प्लस ऐड हो जाता है, निगेटिव है ही बेंजीन रिंग के पास, बस NO2 ऐड हो जाएगा। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H ऐड हो जाता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, CH3 प्लस ऐड हो जाता है। हेलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, हेलोजन जो है हल्का सा डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है जी। देयरफॉर फर्दर सब्सटीट्यूशन अकर एट ऑर्थो पे होगा एंड पैरा पोजीशन पे होगा विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन एटम। तो कहाँ पर आएगा, एक तो ऑर्थो पर आएगा और एक क्या आएगा, पैरा पर आएगा इलेक्ट्रॉन ही। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ वी कंसिडर द रेजोनिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। आप समझ जाओगे भैया ऑर्थो पैरा पे क्यों आ रहा है, ये E प्लस आपके पास है, आपके पास क्या है, E प्लस है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों लग रहा है भैया, ये देखो ये हेलोजन है और ये दो इलेक्ट्रॉन आराम से मजे में कूद रहे रिंग में, तो ये डबल बॉन्ड बनाए। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ कूद गया, ये देखो, तो ये वाला यहाँ कूद गया यानी निगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये निगेटिव यहाँ पर आ गया था, ये वाला इस यहाँ पे बॉन्ड बना दिया फिर निगेटिव। तो ओवरऑल आप जब समझोगे तो आप ये समझोगे एक यहाँ पर कितना निगेटिव ऑर्थो पर आया, कहाँ पर आया, एक तो ऑर्थो पर आया और एक पैरा पर आया, ये ऑर्थो पर आया। तो भाई आराम से E प्लस जो दूर खड़ा हुआ है आराम से खुश होकर यहाँ पर अटैक करेगा, E प्लस जो दूर खड़ा हुआ है ये ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा। ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। देख रहे हो आप ये रेजोनेंस में पाई सिग्मा पाई ये लोन पेयर कूद जाते हैं रिंग में, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे और बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव वाले को तो E प्लस जो रिएक्ट कर रहा है उन्हें तो और ज़्यादा चाहिए, मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन द मेटा पोजिशन से। फर्दर द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, हालांकि हेलोजन एटम माइनस आई इफेक्ट दिखा है सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है, कौन, हेलोजन एटम है सम टेंडेंसी थोड़ा विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन, बेंजीन इनसे खींचता भी है थोड़ा सा। एज ए रिजल्ट द रिंग गेट समवाट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन, तो बेंजीन की अगर आप बेंजीन के कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा ये जब यहाँ पर क्लोरीन लगा रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है थोड़ा सा माइनस आई के अकॉर्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड हैंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएनिन अकर सोली। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो बेंजीन रिंग में
ई प्लस एकदम अटैक कर रहा था उसके मुकाबले हल्की सी स्लो है। इन हेलोएरिन अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू डोज इन बेंजीन। तो थोड़ी सी कंडीशन चाहिए, जैसे कंडीशन ये हो गया एनहाइड्रा FeCl3 की प्रेजेंस में Cl प्लस बना लिया और वो अटैक कर दिया। ये देखो नाइट्रेशन मैंने बता दिया, सल्फोनेशन में SO3 चिपका दोगे आप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, पैरा वाला मेजर रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, रिएक्शन विद, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। तो भाई रिएक्शन विद मेटल में पहली है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग का क्या मतलब है? वुड फिटिंग रिएक्शन पढ़ लो पहले। एक मिनट कितने और है, बस खत्म हो गया, खुशी की खबर ये। चलो हाँ, तो पहले फिटिंग रिएक्शन पढ़ो। तो फिटिंग रिएक्शन क्या कह रहे हैं, ये ज़्यादा मैकेनिज्म में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो फिटिंग रिएक्शन, एराइल हैलाइड, ये एराइल ग्रुप हो गया, ये हैलाइड ऑल्सो गिव एनालोगस कंपाउंड, एनालोगस कंपाउंड बनाता है व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। तो सोडियम और ड्राई ईथर, वुड जैसी रिएक्शन नजर आ रही है क्या? वुड्स में क्या होता है, जैसे एल्काइल क्लोराइड था, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंट में आप ऐसे समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, ऐसी CH3 का दूसरा मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बीच से टूट गया और इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया CH3। उसी तरह ये ऐसे हैं, ठीक, एक ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल है सेम ऐसा, ठीक है। तो ये एक ये बॉन्ड बनाया, ये एक ये बॉन्ड बनाया, ये और ये इस तरह से इन्होंने दो रिंग तैयार कर ली। इन विच टू एराइल ग्रुप आर ज्वाइन टुगेदर इट इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। फिट हो गई आराम से, ऐसे याद कर लेना, फिटिंग से फिट हो गई। अब वुड्स में क्या था? वुड्स में था CH3Cl एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा था। फिटिंग में क्या था? बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा था, फ्लोराइड या जो भी एराइल ग्रुप है ना, एराइल का हैलाइड। ए मिक्सचर ऑफ एलाइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ध्यान रहेगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन मतलब एक तो वुड्स वाली क्या थी, दोबारा याद कर लो, CH3Cl प्लस ClCH3, ठीक, ये Cl गायब हो गए, ये CH3 बच गए CH3, तो C2H6 ये बच गया, ठीक। फिटिंग रिएक्शन क्या थी? ये दो डब्बे हैं, ये Cl है, ये टूटना है, एक और डब्बा है, ये इसी तरह बुरा सा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर टूटना है, इन दोनों को जोड़ देना। तो ये दोनों को ये जोड़ के ये वाली रिएक्शन बन जाती, ये प्रोडक्ट बन जाता है। बात कर रहे थे हम इसकी वुड फिटिंग की। अब देखो ये टूट गया इधर से और इधर से भैया ये टूट गया, तो इस पर ये चिपक गया और NaX ये प्रोडक्ट बन गया। बहुत आसान है। हाँ, अब जरा आ जाओ, और हम चल चुके हैं, अरे 2 पेज अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पेज थ्योरी के हैं, बहुत आसान है, पढ़ लो जरा। ये क्या बोल रहे हैं जनाब? ये बोल रहे हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड कौन से हैं, एक बार देख लो। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम, वो कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम आर यूजुअली रेफर्ड एज पॉली हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। मैनी ऑफ दीज कंपाउंड आर यूजफुल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में बहुत यूज है। सम पॉली हेलोजन कंपाउंड डिस्क्राइब दिए हुए हैं नीचे। तो पहला है डाइक्लोरोमेथेन, मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो डाइक्लोरोमेथेन, तो CH4 ये तो हो गया मेथेन, और डाइक्लोरो तो इसका मतलब CH2Cl2, यही तो हो गया डाइक्लोरो। तो डाइक्लोरोमेथेन इज वाइडली यूज सॉल्वेंट की तरह यूज की जा रही है एज ए पेंट रिमूवर, ठीक है, पेंट रिमूवर की तरह, एज ए प्रोपिलेंट इन एरोसोल। एरोसोल जो होते हैं ना, वो स्प्रे होते हैं डिओड्रेंट, उसमें प्रोपिलेंट की तरह भी यूज करी जा रही है। एज ए प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, जो ड्रग मेडिसिन बन रही हैं उनमें भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ की जा रही है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए मेटल क्लीनिंग, जो बेकार मेटल, गंदी सी मेटल हो जाती है उसको क्लीन करने के लिए, एंड ए फिनिशिंग सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेथिलीन क्लोराइड हार्म द ह्यूमन, दिमाग की बत्ती, दिमाग को हिला देती हैं ये, नर्वस सिस्टम। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मेथिलीन क्लोराइड इन एयर, अगर एयर में रखो, कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर, सुनने की क्षमता कम हो जाती है और देखने की भी। अगर कमरे में आपने बंद रखे, एक ड्रम खोल के रख दिया मिथिलीन डाइक्लोराइड का, डाइक्लोरोमेथेन का, मेथिलीन क्लोराइड क्या नहीं, तो सुनने की देख। हायर लेवल ऑफ मेथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉल्ड डिजीनेस, नोजिया, छींक भी कहेंगे, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर एंड टोज। इन द ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद मेथिलीन क्लोराइड कॉज इंटेंस बर्निंग सी जलन फील होगी अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो। माइट रेडनेस ऑफ स्किन, आप जो ये नॉर्मल डिओड्रेंट लगाते हो वो भी अगर स्किन पे लगा लो, मिर्ची सी लगती है ना, तो उसमें भी होता है मेथिलीन क्लोराइड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइज कैन बर्न द कॉर्निया, आंखें, ये जो कॉर्निया है ना इनके बीच में,
तो उस पर भी दिक्कत दे सकता है। अब जरा ये नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी कि ट्राइक्लोरो CH4 मेथेन, मेथेन की बात करना है, मेथेन तो CH4 लेगी, ट्राइक्लोरो यानी कि 3 हाइड्रोजन हटा दो और 3 क्लोराइड यानी CCH-Cl3। तो क्लोरोफॉर्म पता है आपको क्या करता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म तो बहुत जो वो गुंडागर्दी वाले होते थे ना, मुंह बंद कर लेते थे रुमाल पे लगा के, तो उसमें वो क्लोरोफॉर्म से आके थोड़ा बेहोशी। केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट, एल्केलॉइड, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म आज की डेट में जो हो रहा है वो फ्रियोन रेफ्रिजरेंट बनाने में होगा R22। इट वॉज वंस यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक। अब क्या है, देखो पहले क्या करते थे, ये देखो हल्का सा नशा तो हो जाता है तो एनेस्थीसिया क्या दिया जाता है जब आप सर्जरी करते हो बॉडी की, अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जब बॉडी का मान लो किसी का हाथ पैर एक्सीडेंट में कट गया या किडनी ट्रांसप्लांट है या कुछ भी, तो जब पहले और एनेस्थेटिक्स नहीं आए थे, लोकल एनेस्थेटिक वगैरह, तो तब इसको सुंघा देते थे और फिर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कर देते थे। पर बाद में देखा गया ये टॉक्सिक वगैरह भी है, तो आज की डेट में सेफर एनेस्थेटिक्स हैं सच एज ईथर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ए माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एनेस्थेटिक इनहेले क्लोरोफॉर्म, अगर आप लेते हो क्लोरोफॉर्म सूंघते हो, वेपर डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपकी बुद्धि है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत गलत ये समझ लो, बहुत ज़्यादा। ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट ऑफ एयर, यानी कि 900 पार्ट्स पर मिलियन फॉर ए शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, ठीक है, पर मिलियन, इसका मतलब 900 ppm, यही तो हो गया ना। हाँ, तो डिजीनेस करेगा, फैटिक थकाना, सर में भी दर्द होने लगेगा। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर, मतलब जैसे जो इंडस्ट्री वगैरह में जो मजदूर बेचारे वर्कर काम वाम करते हैं जहाँ क्लोरोफॉर्म बन रहा है या इस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, वहाँ पे मे कॉज डैमेज टू द लीवर पे इफेक्ट आ सकता है, वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन, किस में बदल जाता है, ये फॉस्जीन में बदल जाता है, एंड टू द किडनी एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स इन द क्लोरोफॉर्म, स्किन पे भी बहुत बैड इफेक्ट डालता है। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस बनाता है कार्बोनियल क्लोराइड, ये ऑल्सो नोन है, इसको फॉस्जीन भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत हार्मफुल है ये। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर बोतल कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट, ठीक है। ट्राई आइडोमेथेन, आइडोफॉर्म, ट्राई आइडोमेथेन, तो CH4 मेथेन ये हो गया। अब ट्राई आइडो यानी कि CHI3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म था, तो CHI3 क्या हो गया भैया, आइडोफॉर्म हो गया। इट वॉज यूज अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करी जाती थी, जब थोड़ा सा सेप्टिक फैल जाता था तो यूज करी जाती थी। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ये किस वजह से थी, ड्यू टू द आयोडीन की वजह से, आयोडीन लगाओ तो आयोडीन तो एंटीसेप्टिक है ना, एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं थी, ये आयोडीन जो इसमें से निकलती थी उसकी वजह से थी। ड्यू टू इज ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, अजीब सी स्मेल थी, इट हैज़ बीन रिप्लेस बाई अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन, तो अब तो आयोडीन आई गई थी बहुत सारी मार्केट में, तो क्या दिक्कत थी, ठीक है। हाँ, अरे ठीक बच्चों, हाँ, टेट्राक्लोरो मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो भाई ये देख लो, इट इज़ प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट में यूज़ हो रही है, एंड प्रोपिलेंट फॉर एरोसोल केन, तो एरोसोल वाली जो केन होती है ना, स्प्रे वगैरह हाई प्रेशर में भरी जाती है, तो उसमें भरी जा रही है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होती है, रेफ्रिजरेंट वगैरह AC वगैरह में, एंड अदर केमिकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज़ की जा रही हैं। अंटिल द माइल्ड 1960 के आसपास देखो तक इट वाज आल्सो वाइडली यूज एज क्लीनिंग फ्लूइड, बोथ इन इंडस्ट्री, क्लीनिंग फ्लूइड की तरह यूज़ की जा रही थी, एज ए डिग्रीजिंग एजेंट एंड इन द होम एज ए स्पॉट रिमूवर, ठीक है, दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। देयर इज सम एविडेंस, कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं, दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर CCl4 की प्रेजेंस में लीवर कैंसर भी हुआ है, कुछ ऐसे भी निकल के आई हैं। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस है, लाइट हेडेक है, थोड़ा सा हेडनेस हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग, उल्टी आना, विच कैन कॉज
जो क्या करेंगे, परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल, जो तुम्हारी न्यूरॉन्स है ना, ये इस टाइप की नर्व सेल हैं, ठीक है, उनको डैमेज कर सकते हैं। इन सीवियर केसेस बेसिकली ये जितनी नशीले वाली टाइप हैं ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पे इफेक्ट डालती हैं। दीज इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्टॉपर, कोमा एंड अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी टाइप की, और बहुत बुरी हालत हुई, बहुत ज़्यादा देर तक आप प्रेजेंस में रहे तो मौत भी हो सकती है। एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलर, क्या हार्ट बीट जो आपकी 70-72 जो धड़क रही है 70-80, वो इरेगुलर और स्टॉप भी रुक सकती है। द केमिकल में इरिटेट द आइज ऑन द कॉन्टैक्ट, तो आपकी आइज पे भी इफेक्ट आ सकता है। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू द एयर, अगर एयर में रिलीज होती है, इट राइजेज टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन लेयर है ना एटमॉस्फेयर में ऊपर, तो उसको भी इफेक्ट डालती है। जैसे आजकल कहते हैं ना कि रेफ्रिजरेंट वगैरह से जो गैसेज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह और ये CCl4 वगैरह का मिक्सचर, ये ओजोन लेयर को छेद कर रही हैं। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रा, तो फिर क्या होगी, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज आती हैं, तो ओवरऑल लीडिंग टू इंक्रीज स्किन कैंसर हो सकता है, आँखों की बीमारियाँ हो सकती हैं, और डिसऑर्डर और भी पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, दिक्कत हो सकती है। अब क्या है फ्रियोन्स, फ्रियोन्स क्या है, फ्रियोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मेथेन के और एथेन के क्या कहलाएंगे, फ्रियोन्स कहलाएंगे। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन कोरोसिव हैं, ईजिली लिक्विफाइबल गैस हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं। फ्रियोन 12 CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्लुएंस इन इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है आजकल। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरो यानी CCl4 बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस फॉर एरोसोल प्रोपिलेंट, किसके लिए हो रही है, एरोसोल बनाने के लिए, रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेटर में, एंड एयर कंडीशनिंग AC पर्पज़। बाई 1974 की बात करें, टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 मिलियन पाउंड था एक साल का। मोस्ट फ्रियोन इवन दैट यूज इन रेफ्रिजरेशन में है इवेंचुअली मेक इट्स वे इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट डिफ्यूज अनचेंज इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। इन द स्ट्रेटोस्फियर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, 2-3-4 लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर, stratosphere फ्रियोन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन दैट कैन अपसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस। तो आप एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ोगे तो ये जितने भी फ्रियोन्स वगैरह है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ओजोन लेयर है ना, जो UV लाइट को रोकती है, UV लाइट हमें नुकसान देती हैं, और तो उसको छेद कर रही हैं, उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचा रही हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो हाँ, ये क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी डाइफिनाइल, अच्छा डाइफिनाइल, एक मिनट, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ये ट्राइक्लोरो और क्या है, एथेन, ठीक है जी। तो बहुत तगड़ा नाम है, तो देख लेते हैं इसे क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। तो DDT क्या है, द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पहला क्लोरीन वाला इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मान लें, वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड हुआ 1873 में, बट इट वाज नॉट अंटिल 1939 दैट पॉल मलर ऑफ JG फार्मास्यूटिकल इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड क्या किया, इफेक्टिवनेस ऑफ द DDT एज इंसेक्टिसाइड। तो उन्होंने बाद में पता लगाया कि भैया ये DDT जो है ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने होने के लिए ये पहले दवा छिड़कते थे एग्रीकल्चर वगैरह में भी। पॉल मलर वाज अबाउटेड द नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिसिन एंड साइकोलॉजी में 1998 में फॉर उसकी डिस्कवरी के लिए। द यूज़ ऑफ DDT इंक्रीज एनॉर्मसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा कि भैया कीटनाशक है ये तो, और खूब यूज़ करो दबा के, ऑन ए वर्ल्ड वाइड बेसिस आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो, मच्छर को मारने के लिए, दैट स्प्रेड मलेरिया जो फैला रहे थे ना, तो खूब ये DDT का छिड़काव हुआ, एंड लाइफ दैट कैरी टाइफस, तो टाइफस इन बीमारी में। हाउएवर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज, जब बहुत ज़्यादा DDT का यूज़ हो गया ना, तो तब पता चला 1940 के बाद मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट की जो मैनी सीड डेवलप
अब क्या होगा, ये डीडीटी के लिए इन्होंने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया। मच्छर जो अब आ रहा है ना, जो ये मच्छर आ रहा है मॉस्किटो, तो ये इस पर जब तुम छिड़काव करोगे डीडीटी का, तो इसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इम्यून तगड़ा करके आ रहा है। एंड इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड टू हैव ए हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स फिश। तो बहुत सारी मछलियों के लिए टॉक्सिसिटी विद द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी, मतलब डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंडेड द प्रॉब्लम दैट डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज नहीं होता वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से, बाई एनिमल नहीं इसे मेटाबोलाइज कर सकते। इंस्टेड इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे समुद्र वगैरह में मछलियों ने पता चला, ले लिया तुमने, बाहर वार यूज़ किया और पानी में आया और मछलियों ने एब्जॉर्ब किया, तो मेटाबोलाइज नहीं होगा, जल्दी से ख़त्म। इफ़ इंजेक्शन कंटिन्यूज एज स्टेडी रेट डीडीटी बिल्डअप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, तो बहुत लंबे समय तक रहा, ऐसा देखा गया था। द यूज़ ऑफ डीडीटी वाज बैन इन द यूएस में 1973 में बैन कर दिया। इट इज स्टिल इन यूज इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत जगह पार्टों में यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख लेना डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो पूरा नाम देख लेते हैं, पैरा ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल, 2 Cl 2 फिनाइल ट्राइक्लोर 3 क्लोरो एथेन। ठीक है, 3 क्लोरो, ये नज़र ही आ रहे होंगे, 1 2 ये 3, ये कार्बन एथेन ये है ही, और डाइफिनाइल ये हो गए, डाइक्लोरो ये हो गए। तो डीडीटी की स्ट्रक्चर कई बार पूछी जा सकती है। तो समरी ज़रा थोड़ी सी पढ़ लो, थोड़ा सा ऐसे ही क्या क्या दिया हुआ है समरी में। तो एल्किल और एराइल हेडाइल में क्लासिफाइड मोनो, डाई और पॉली हेलोजन, जिसमें ट्राई, टेट्रा, ईटीसी कंपाउंड थे। डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 या ज़्यादा हेलोजन एटम रखते हैं, उस हिसाब से डिवाइड किया हुआ था। एल्किल हेलाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द, किससे बना, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन, याद होगा ये डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन क्लोराइड HX हो रहा था। यहाँ पर कहाँ हाइड्रोजन जा रहा था, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो कर रहा था, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे एल्कीन वाली पे हाइड्रोजन कहाँ होंगे, ज़्यादा होंगे, ये HX का हाइड्रोजन वहाँ जाएगा। ठीक है, ये केवल नॉर्मल CBSE या नीट वगैरह के लिए समझ सकते हो, बाकी IIT मेंस या एडवांस के लिए हमें ये फॉलो करता है कार्बो कैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, पहले कार्बो कैटायन बनता है। ठीक है जी, तो एक देखो ये, हाँ, द पोलरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हाइड्राइड रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ऐसे समझ लो, CH3 ये X आया और यहाँ पर आपके पास OH- है। तो ये 2 तरीके से अटैक करा था। SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में तो पहले ये चले जाते थे, ठीक, भेज दिए इन्हें, तो यहाँ पर आ गया कार्बोकैटायन, अब फिर ये OH- अटैक करते थे। तो ये एक तरफ इधर से भी कर सकते थे, एक तरफ इधर से, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर होता है, तो ऊपर से भी अटैक, नीचे, इसे बोलते हैं रेसेमाइजेशन, मतलब रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है। इन्वर्जन केवल किस में होता था, SN2 में। क्यों SN2 में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 वाले में। क्यों, ये CH3Cl है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, अब इसमें SN2 जैसे OH- आ रहा है, तो OH- ये नेगेटिव यहाँ से तो आएगा नहीं, ये कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। तो पीछे से आता था, इधर से तो ये आता था और इधर से धीरे धीरे निकलता था। ठीक है, तो ये कौन सी थी, SN2 थी। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।